डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। करोड़ों लोगों की आजीविका होने के बावजूद खेती में आज भी तमाम तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, जिसमें मौसम का बदलाव फसल पर सबसे ज्यादा असर करता है। ऐसे में जरूरी है क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल की, जिसकी मदद से छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक और मजबूत बाजार से जोड़कर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एग्रीप्रेन्योर से और जानते हैं कि किस तरह से वो क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल का इस्तेमाल करके खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नरसिंह मड़के, चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ फार्मप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम संरक्षित खेती और आधुनिक खेती से फार्मिंग करते हैं। 100 एकड़ से ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं फार्मिंग करने के लिए। हमारा ये विजन है कि हम आपके फार्म से आपके घर तक, आपकी मिट्टी से आपकी प्लेट तक खाना लेके आए। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ हैं आज के हमारे एग्रीप्रेन्योर नरसिंह मटके जी। मटके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। समझना चाहेंगे ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का वो क्या है, और किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं और साथ ही साथ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको कैसे आप कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है फार्मप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर मीन्स संरक्षित खेती और आधुनिक खेती करते हैं। और ये करते समय हमने ये मॉडल तैयार किया है कि अलग अलग जगह पे खेती की जगह अपन सेंट्रलाइज या फिर एक जगह की संगठित खेती कैसे कर सकते हैं, उस तरीके का हम मॉडल लेके आए हैं। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जैसे जिनको खेती करनी है उनके लिए हम एज ए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, और जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रा सेटअप लगता है। क्योंकि जो नॉर्मल किसान है वो इसको नहीं कर पा रहा है, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम ये दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफिल करके एज ए प्लेटफॉर्म करके हमारी कंपनी काम कर रही है। खेती में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यील्डिंग की होती है कि प्रोडक्शन जो है वो किसान नहीं निकाल पाता है, क्योंकि आप प्रिसीजन फार्मिंग के जरिए करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मदद करती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। क्या कर रहे हैं किसान, जो पारंपरिक खेती है उसमें ही जुड़ा हुआ है, उनको अच्छी खेती करनी है बट उनके पास वो संसाधन अवेलेबल नहीं है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में मौसम बदलते जा रहा है, और ये बदलते मौसम का फटका सबसे ज़्यादा किसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर उनको अच्छी तरीके से खेती करनी है तो जो संसाधन लग रहे हैं वो थोड़े उनके बजट के बाहर है। जैसे पॉलीहाउस खेती है, जो इरिगेशन है, तो उनके बाहर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हम जो एक क्लाइमेटिक जोन आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वो संसाधन या जो भी इंफ्रा लग रहा है फार्मिंग करने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए, हम वो अवेलेबल करके दे रहे हैं। और जो फार्मर्स है एज ए कंपनी, हम ऑलरेडी उस चीज़ में, उस स्किल में बहुत एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास स्किल एक्सपर्टीज़ है, तो हम वो स्किल एक्सपर्टीज़ दे के वो फार्मर को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। मीन्स उनको उस नई टेक्निक से अवगत करें ताकि वो उस तरीके से फार्मिंग कर सके और उनके इनकम भी बढ़ा सके और उत्पादन भी बढ़ा सके। तो आप एक क्लस्टर जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो उससे जो एक फार्मर है उसको कैसे मदद मिल रही है। नए मॉडल के तरीके पे हमने क्या किया है कि अभी हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में पुणे रीजन में हमने एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे 20 एकड़ का लैंड पार्सल है। वहाँ पे लैंड पार्सल में हमने क्या किया कि अलग अलग अभी संसाधन, खेत वाली जो नॉर्मल किसान है उनके पास संसाधन नहीं है, बट हमारे पास एक ऐसा भी वर्ग है जो इस तरीके की खेती करना चाहता है। तो हमने क्या किया है कि लैंड एक्विजिशन करके जो इस संसाधन में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर इस तरीके की खेती करना चाहता है उनको भी जुड़ा दिया है, और उन्होंने उनका लागत लगा के वो सेटअप किया है। और हमने जो लोकल फार्मर्स है जिनके पास बहुत कम ज़मीन है या फिर उनकी ज़मीन से उनका
सर्वाइवल ही चल रहा है या फिर उनकी उतनी सालाना आय नहीं आ रही है, तो उनको हमने वहाँ पे एज ए एम्प्लॉयमेंट एम्पावर किया है। और वो एम्प्लॉयमेंट के तरीके से वो एक नई तकनीकी की फार्मिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ उनकी एक फिक्स इनकम भी बढ़ रही है। तो उनको दोनों तरीके से फायदा हो रहा है कि उनकी रेगुलर फार्मिंग भी चल रही है और नई फार्मिंग में उनको एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही है। जैसे आपने बोला कि आप क्लस्टर्स बना रहे हैं फार्मर्स के साथ मिलकर, तो कौन कौन से क्लस्टर्स आपने मतलब बनाए हैं यहाँ पर? पहला जो क्लस्टर्स बनाया है वो एक्सोटिक वेजिटेबल्स का बनाया है और हम अभी ब्लूबेरी में और बेरीज में, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, रास्पबेरी हो गई, मलबेरी हो गई, गूसबेरी हो गई, तो ये बेरीज का प्रोडक्शन में भी हम एक क्लस्टर बना रहे हैं। तो उस क्लस्टर के तरीके, जैसे ब्लूबेरी का ऑन एन ईयर मीन्स अगर अपन इंडिया के भारत के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट और इंपोर्ट मार्केट है अवेलेबल, तो उसको अपन टैप करना चाहते हैं। फिलहाल ज़्यादातर ब्लूबेरी जो है बाहर से आ रही है और अपन अगर अगले 5 साल भी काम करेंगे, 5 साल भी प्रोडक्शन लगाने में लगेंगे, तभी भी उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये बूढ़ा गैप देख के हमने अभी ये बेरी मार्केट का क्लस्टर या बेरी फार्मिंग क्लस्टर हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ बेरी फार्मिंग के लिए जो भी एक्सपर्टीज लगती है या फिर कौन सी वैरायटी, कौन से प्लांट लगाने हैं जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आए, क्वालिटी लागत आए और वो जो माल है अपना एक्सपोर्ट भी होए और इंडिया मार्केट के लिए भी, कंज्यूमर के लिए होए। तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। ये जो क्लस्टर्स आप बना रहे हैं, अगर इनके मैं इकोनॉमिक और सोशल या फिर टेक्निकल इम्पैक्ट की बात करूं तो वो क्या कुछ है? तो पहले तो मैं आपको कमर्शियल पे या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे बता सकता हूँ कि क्योंकि इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंस है। अपन सिर्फ अपने पैशन के लिए एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, तो इकोनॉमिक्स पूरे एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक वाइज अगर कोई भी आज जैसे इंडिया में आज भी नहीं बोले तो भी 300-400 एकड़ में उससे ज़्यादा बेरी कल्टीवेशन हो रहा है, ब्लूबेरी का कहे तो, और महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर सिर्फ ब्लूबेरी का कल्टीवेशन पकड़ेंगे तो 1 एकड़ का फार्म लगाने के लिए साधारण 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जो कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान या फिर कॉमन फार्मर के उतना लागत नहीं लगा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक जगह पे क्लस्टर बनाने की वजह से हमारा जो पूरा कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है, जो कि 1 एकड़ में 50 लाख आ रहा है। उसके साथ हम लैंड भी दे रहे हैं ताकि जो भी इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करेगा तो उसको उसका लैंड भी मिलेगा, जो अप्रिशिएट होएगा 5 साल में लैंड भी डबल हो जाएगा और उसके साथ उसको पैसिव इनकम भी आएगा। तो 15 साल में आपको एक प्लांट कम से कम 70 से 80 किलो माल दे सकता है। अगर उसका आज के मार्केट के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 रुपये उसका रेट है, तो एक प्लांट आपको 5 से 6 लाख का आमदनी थ्रू आउट द ईयर दे सकता है। वैसे 1 एकड़ में साधारण 3000 प्लांट लगते हैं और अगर अगले 10 साल का अगर रिवेन्यू देखा जाए तो जो भी लागत है वो 4 साल में उसकी रिकवर हो रही है, उसके 6 साल आगे वाले जो भी आने वाले साल है तो उसको इतना इनकम मिलेगा कि वो एक जॉब भी करेगा, उसको पैसिव इनकम उसी प्रोपोर्शनेट में जनरेट होएगा। तो थ्रू दिस क्लस्टर, ये क्लस्टर होने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एक नया डेवलपमेंट भी होगा इस एरिया में और इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगा। जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उससे कम से कम जो एक कंज्यूमर है वो इंश्योर करता है कि जो मैं खा रहा हूँ वो एक अच्छी जगह का और सेहतमंद चीज़ खा रहा हूँ। यस, फार्मप्लेक्स हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक फैमिली फार्मर कंपनी है, ना कि सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फैमिली फार्मर कंपनी इस तरीके से समझो जो ऑलरेडी अर्बन लोग हैं या फिर जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको खेती करनी है, बट उनके प्रायोरिटी या उनके टाइम लिमिटेशन के हिसाब से वो अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। उनको खेती करनी है बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो पैसा लगा सकते हैं बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खेती कर सके। तो हमने क्या किया है कि एज अ फार्मिंग कंपनी हम उनके लिए फार्मिंग करेंगे, वो उनके फार्म, उनका ही फार्म रहेगा, हम फार्मिंग करेंगे और वो फार्म पे एम्प्लॉयमेंट जो लोकल फार्मर्स है उनको देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है या जो ग्राहक है उसको भी अपनी खेती से माल मिल रहा है, तो वो उसके लिए एक प्राइस पे कर रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट या फिर एज अ लागत अपने फार्म इन्वेस्टमेंट या फार्म सेटअप पे। और एज अ फार्मर जिसको फार्मिंग ही करना है बट उसको पता नहीं है कि मेरा माल कहाँ पे जाएगा या किस तरीके से मेरे को रेट मिलेगा, तो वहाँ पे दोनों के लिए एक एश्योरेंस बोल के या फिर विश्वास आ रहा है कि फार्मर के लिए मार्केट तैयार हो गया और कंज्यूमर के लिए फार्म तैयार हो गया। तो ये दोनों का जब ब्रिज, ये गैप फुलफिल होएगा तभी तो एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो क्लस्टर्स के थ्रू जो है एक लिंकेज बना है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, सोशल इम्पैक्ट भी है, और क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके यहाँ पर खेती की जा रही है तो उसका टेक्निकल इम्पैक्ट भी है।
बातचीत जारी रखेंगे नरसिंह जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज है हमारे साथ हमारे एग्रीप्रेन्योर नरसिंह मटके जी। अर्बन की अब हम बात कर लेते हैं। अर्बन हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, तो उनको कैसे इम्पैक्ट करता है ये और कैसे कनेक्ट करता है? बेसिकली हमने पहले फार्मर से काम नहीं चालू किया, पहले अर्बन पीपल्स है। बिकॉज लाइक मैं पर्सनली मैं भी काम ही कर रहा था, जॉब ही कर रहा था, बट मुझे कहीं तो भी क्लिक हुआ कि यार फार्मिंग बहुत अपने पास से दूर चली जा रही है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय दिस जर्नी। तो बट ये जर्नी साथ करते करते मुझे ये भी लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं, बट समहाउ देन वो कर नहीं पा रहे। और इसमें ये भी हो रहा है कि अगर अपन अभी इस दशक की बात करेंगे, 1-2 दशक की, तो ऐसे मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर के हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पे फार्मर के हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो फार्मर को पता नहीं है कि मार्केट कौन सा है, इसीलिए वो बिना जाने कुछ भी केमिकल्स वगैरह यूज कर रहा है। और कंज्यूमर को पता नहीं है कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है, मैं जो खा रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ना कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से अर्बन पीपल या फिर जो शहर के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो समझो ऐसा है कि अगर डेटा की बात करेंगे तो 50% उनकी किसी भी शहरी लोग की जो आय है वो उनके हेल्थ एंड वेलनेस में जा रही है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अपन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये अवेयरनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से जब अर्बन लोग या फिर कोई भी अगर खुद का खेती है तो वो जाके देखेगा, किसी और का खेती है तो नहीं जाके देखेगा, वो एक आध बार जाएगा बट उतने डिटेल से नहीं जाएगा। बट जब खुद का खेती है तो ज्यादा जाएगा, उसको पता चलेगा कि यार फार्मिंग कैसे हो रही है, तो ज्यादा जुड़ेगा। तो ये जुड़ते जुड़ते जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा चेंज हो जाएगा, बट जैसे जैसे जुड़ेगा तो वैसे तो अपन पास ऑन करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। अपन पहले से ही मीन्स खेती संपन्न देश की जाने जाते हैं, तो और एक बार अपना उस तरीके से बेंचमार्क हो सकता है। जी, जब हम खेती संपन्न देश की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे फूड सिक्योरिटी मिशन भी याद आता है, तो उसको कैसे अलाइन करके चलेंगे? तो अगर देखा जाए तो एरिया वाइज देखा जाए तो अपन बड़े बड़े नंबर्स आते हैं अपने, बट अगर अपन प्रोडक्टिविटी वाइज देखा जाए तो भारत सबसे कम है। मीन्स अगर जो एकदम संपन्न देश है जैसे नीदरलैंड हो गया, इजराइल हो गया, या फिर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनका जो कैलकुलेशन रहता है, उनकी जो आय रहती है, तो मुझे पर स्क्वायर मीटर मेरी कितना उत्पादन आ रहा है उस पर उनका डिपेंड करता है। वो ये नहीं देखते कि मैं समझो 1 एकड़ में कितना कमा रहा हूँ, उनका फोकस ये है कि मुझे 1 स्क्वायर मीटर में कितना ही उत्पादन आ रहा है। और उसके अलावा भारत में अलग चीज है कि इतना एकड़ है, अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है, तो अपन उसकी यूज नहीं करें या फिर अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी अगर भारत का देखा जाए तो हर जगह पे अलग अलग क्लाइमेट जोन है, अलग अलग क्रॉप उगा सकते हैं, बट अपन को वो महत्व नहीं जान पा रहे कि अपन कौन सी
उत्पादन लेने के बाद अपना इनकम बढ़े या फिर इकोसिस्टम में डेवलप होने में ज़्यादा फायदा हो। तो अपन एज अ फार्मप्लेक्स हम जब क्लस्टर कर रहे तो ये भी ध्यान में रख रहे कि इकोनॉमिक एनवायरमेंटल या फिर प्रोडक्टिविटी वाइज जो गोल है वो भी कैसे फुलफिल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हुई है तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या है, और साथ ही साथ जब हम SDG गोल्स की बात करते हैं तो किस तरह से आप उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के जो SDG गोल है तो उन्होंने कुछ गोल जो है जैसे कार्बन क्रेडिट का है, फिर हंगर इरेडिकेशन का है, फिर न्यूट्रिशियस फूड का है। तो ये सारे गोल समहाउ फूड रिलेटेड ही है। मीन्स आप कहीं पे भी घूम के जाओगे तो ये सारा फूड के रिलेटेड ही है, और जब तक अपन फूड पे काम नहीं करेंगे तो तब तक अपन ये नहीं कर पाएंगे। तो कार्बन क्रेडिट क्या है कि कार्बन क्रेडिट एक आने वाले समय में एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स है हर एक फार्मर के लिए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनको वो जो भी एनवायरनमेंट या फिर जो CO2 जनरेट कर रहे तो उसके अगेंस्ट उनको सेट अप करने के लिए उनको कार्बन क्रेडिट चाहिए। तो वो कार्बन क्रेडिट वो कहीं ना कहीं फार्मर से ही बाय करने वाले हैं। तो फार्मर के लिए ये बहुत बड़ी संधि है, बोल सकते हैं कि उसमें काम हो सकता है। बट ये ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी कोई भी कर रहा है, तो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस और एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। जबकि आपके पास एक पूरा क्लस्टर रहेगा और क्लस्टर में आपका क्या आउटपुट आ रहा है या क्या वेस्ट आ रहा है उसके बेसिस पे उसका क्या फीड होएगा। मीन्स मैं आपका एक एग्जांपल बता सकता हूँ कि बायोचार आज के समय में सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट में जाना जाता है। तो बायोचार हर चीज के मीन्स खेती के हर जो चीज जो अपन फेंक के दे रहे हैं या फिर यूज नहीं हो रही है उससे वो बायोचार जनरेट हो सकता है। बट उसके लिए अपने को ये चाहिए कि मैं 10 टन एक जगह से 20 टन दूसरी जगह से नहीं ले सकता हूँ कि इसमें मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो बायोचार बनाने के लिए मुझे एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी होगा जब समझो मैं अभी अगर एग्जांपल दूं, मैं जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत बड़ी लेवल पे होती है। पर गन्ने की खेती के गिरना जाने के बाद पूरा जो पतली है उसको जाल देते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं आता है। उसकी वजह से देखा जाए तो खेती में बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं और उससे थ्रू अगर कुछ बायोचार या फिर कुछ मटेरियल हो जाता है तो उसका एक रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। बट ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर कोई फार्मर अलग अलग जगह पे है और एक जगह पे एक समय पे सारी चीजें आ नहीं रही है, उसकी वजह से कोई उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। बट अगर अपन क्लस्टर फार्मिंग करेंगे तो ये कार्बन क्रेडिट जो है, SDG गोल जो है, ये सारे अपन टैप कर सकते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पहचान, भारत की पहचान जा सकती है। क्योंकि आप क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बात की है कार्बन क्रेडिट की, तो समझना चाहेंगे कि जो कार्बन क्रेडिट मार्केट है उसमें जो आपका स्टार्टअप है क्या कंट्रीब्यूशन है इसका? इस कार्बन क्रेडिट का जो प्रोसेस है वो लंबा है। तो इवन अगर मुझे कंपनी को कार्बन क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है वो भी एक कॉस्टली अफेयर है। ऐसे ही नहीं कि मुझे लगेज हो सकता है, उसका पूरा प्रोसेस है। समझो मैं आप बता दूं कि मैं ये जो सैलड का पत्ता है वो टनों में उगा रहा हूँ डेली बेसिस पे, और उसका जो वेस्टेज है, समझो मुझे जो वेस्टेज मटेरियल है वो 1 टन आ रहा है। तो मैं 1 टन का अगर प्लांट लगाता हूँ बायोचार का, तो मुझे 1 टन का जो फीड आ रहा है, फीड बोले तो जो इनपुट आने वाला है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो फीड जब आएगा तो उसका एक स्टैंडर्ड मार्केट में उसका वैल्यूएशन होएगा कार्बन क्रेडिट के लिए कि उसके थ्रू मेरे का कितना बायोचार जनरेट हो सकता है। और एक बायोचार मीन्स 1 टन का बायोचार का रेट फिक्स है और 1 टन के बायोचार के अगेंस्ट आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। और 1 कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है साधारण $150 है। बट $150 गेन करने के लिए मुझे जो प्रोसेस है उस पर पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल हमारा जो प्रयास है कि पहले प्रोसेस तैयार करेंगे, पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सारी जो बुनियादी चीजें वो अगर अपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप अपन उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब GST जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी।
पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप और आज में हमारे साथ एग्रीप्रेन्योर नरसिंह मडके जी। अगर हम मार्केट और स्केलेबिलिटी की बात करें तो किस तरह से इस स्टार्टअप को स्केलेबल बनाने का काम कर रहे हैं? तो फिलहाल हमारा ये प्रयास है कि एक बार प्रोडक्शन बनाने के लिए अभी इंफ्रा लगाना ज़रूरी है। तो बट इंफ्रा लगाने के लिए बहुत सारे फंड लगते हैं। इवन अगर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी फंड की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम है जैसे एग्री इंफ्रा फंड विच इज़ पावर्ड बाय दी नाबार्ड, ठीक है। तो एग्री इंफ्रा फंड के अंदर बहुत सारे जो इस तरीके के स्ट्रक्चर है उसके लिए लोन दिया जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एज अ कंपनी हम जब प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो इनिशिएट करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए ताकि उनको फंड रेज करने में आसानी जाए। और दूसरा जो एंगल है किस तरीके से मीन्स एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा जिस तरीके से हम जो वैरायटीज़ कर रहे हैं जैसे अभी प्लांट की वैरायटीज़ है तो ये कुछ पेटेंटेड वैरायटीज़ है, राइट। तो पेटेंटेड वैरायटीज़ अपने को लॉन्ग टर्म में अपना जो कमर्शियल गोल है वो अचीव करने में मदद करेगी। दूसरी चीज़ जो सीड कंपनीज़ है, तो सीड कंपनीज हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कर रही है। उनके साथ हमारे कुछ ट्रायल चल रहे हैं। तो फिलहाल हमने जैसे जापानीज मस्क मेलन है उसके कुछ ट्रायल लिए हैं। तो जापानीज मस्क मेलन क्या है, खरबूजा है। जो नॉर्मल खरबूजा क्या होता है कि अपन जब हार्वेस्ट करते हैं या फिर निकालते हैं तो हार्डली 2 से 4 दिन टिकता है, बट उसका शेल्फ लाइफ कम रहता है। तो उसकी वजह से एज अ फार्मर उसको क्या होता है कि उसको टाइम लिमिट बहुत कम पड़ता है कि मुझे निकाला है तो बेचना ही पड़ेगा। बट ये मस्क मेलन जो वैरायटीज़ है ये तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। अगर मुझे एक्सपोर्ट भी करनी है तो इसका जो शेल्फ लाइफ है 3 हफ्ते से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ उसका जो शुगर लेवल है या ब्रिक्स लेवल है वो 16 से ज़्यादा है और इसकी ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अपन अगर थोड़ा चेंज अगर हर चीज़ में करने जाएंगे तो स्केल होगा। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू में फिलहाल हमारा जो टारगेट है जैसे अभी स्केल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट है कम करने के लिए हमने अभी सोलर पावर ग्रीन हाउसेस लॉन्च किए हैं। तो सोलर पावर हमारी जो कॉस्ट है वो कम कर रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि इरिगेशन स्मार्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी जाएगा। तो हमारा जो पानी का कंजम्पशन है वो कम लगेगा। तो पानी का कंजम्पशन इज ऑल्सो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी जगह पे पानी उतना अवेलेबल नहीं रहता है। तीसरी चीज़ क्या है कि मैं क्या दे रहा हूँ, मीन्स फीड क्या कर रहा हूँ, कौन से फर्टिलाइजर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। तो उसमें कंट्रोल देने के लिए अपन फर्टिगेशन यूनिट लगा रहे हैं जो मुझे पूरा डेटा दे सकते हैं कि समझे मेरा प्लांट कितने दिन का है और कितने दिन के लिए प्लांट के लिए मुझे कितना फर्टिलाइजर देना है। तो उसका मॉनिटरिंग मॉड्यूल है हमारे पास। तो उसके बेसिस पे हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा कॉस्ट कंट्रोल आ रहा है। चौथी चीज़ क्या है कि अगर मीन्स सब ये होने के बाद मेरा ऑपरेशन कैसे ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ऑपरेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हर सेंटर का या हर क्लस्टर के थ्रू जो भी क्रॉप है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बना रहे हैं ताकि मीन्स मुझे A to B क्या करना है, B to C करना है, जब कब लागत करनी है, कब हार्वेस्ट करना है, उसके दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसकी वजह से हमें जो भी नीचे वाले लेबर्स है, फार्मर्स है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो उनको आसानी जाती है नीचे काम करने में। अगर आपके पास कुछ मॉड्यूल नहीं है तो फिर कोई से भी काम करेगा तो आपके पास एश्योरेंस नहीं आएगा कि मेरा माल कैसे आने वाला है। और इसके बाद जो पांचवा है मीन्स ये तो आ गया मार्केट, बट मार्केट में ऑलरेडी हम टाइप है। तो जहाँ पे मीन्स हमारा सोइंग से लेकर मार्केट तक पूरा चेन हमारे पास है। इवन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी है। किस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत सारी है, जैसे मैंने AIF का भी जिक्र किया था। उसके अलावा सब्सिडी भी है गवर्नमेंट से, जैसे NHF के अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ ये दोनों स्कीम है जहाँ पे अपने को समझो पोलियोस की तरफ 50% तक सब्सिडी की गुंजाइश है। उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज है, पैक हाउस है, हर चीज़ पे सब्सिडी है। बट उसकी कुछ पॉलिसीज की कुछ गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस को फॉलो करना कभी कभार थोड़ा दिक्कत वाला काम है क्योंकि वो गाइडलाइंस के थ्रू अगर जाना जाए तो फिर होता नहीं है। तो एक लिमिटेशन है।
बट अगर एज अ क्लस्टर बेसिस पे हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि एज अ क्लस्टर फार्म या फिर एज अ मेगा फूड पार्क भी बहुत सारे इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जैसे मेगा फूड पार्क है वैसे ही क्लस्टर फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए वैसे कुछ स्कीम अगर अपन पूरे 2-3 स्कीम मिला के अगर कर सकते हैं तो उसमें ज़रूर सबका फ़ायदा होगा और ये स्केल अप करने में और एक्सपीडाइट जल्दी इंस्टॉल करने में ज़्यादा मदद होगी। और उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी गाइडलाइंस पुरानी हो चुकी है और अगर अपन क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो उसको थोड़ा रिवाइव करना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी थोड़े प्रयास चल रहे हैं हमारे। तो नरसिंह जी, अगर हम आपके मिशन और विजन की बात करें तो वो क्या कुछ है? अगले 5 साल में क्या गोल लेकर चल रहे हैं? किस तरह से आप ये जो फार्म प्लेक्स है उसको देखते हैं कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन होगा देश की ग्रोथ में? तो अगले 5 साल के लिए हमारा जो मिशन है, तो हम जैसे एक क्लस्टर तैयार कर रहे हैं तो ऐसे ही क्लस्टर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में इंडिया में तैयार करें, अलग अलग क्लाइमेट जोन के हिसाब से और अलग अलग क्रॉप प्लांटेशन के हिसाब से। और जैसे उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताने जाऊँ तो अभी हमारा जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोकल फार्मर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। जो आने वाला ब्लूबेरी क्लस्टर प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम 200 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और स्किल एनहांस भी होगा और उनकी लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। और अगले 5 साल में जैसे क्लस्टर, जैसे अभी हमने बहुत सारे लोकेशंस आइडेंटिफाई किए विद इन महाराष्ट्र, उत्तराखंड, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो अपन उसका पूरा पोटेंशियल कैसे ले सकते हैं और कैसे अपन उसको और बढ़ावा दे सकते हैं, तो उस तरीके से हम करना चाहते हैं। तो एज ए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पार्क हम हर जगह पे करें एज ए पैन इंडिया, ये हमारा अगले 5 साल में मिशन है। और विजन की बात करेंगे तो एज ए इंडिया का हम ये चाहते हैं कि एज ए इंडिया को हम ग्लोबल बेंचमार्क में लेके जाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो कि अपनी पुरानी पहचान है एज एन एग्रेरियन कंट्री। सो हम फार्म प्लेस के थ्रू और हमारे काम के थ्रू, हमारे कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम ये चाहते हैं कि इंडिया का बेंचमार्क ग्लोबल लेवल पे बढ़े। और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे। तो इस चैनल के द्वारा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज भले ही आपको लग रहा है कि फार्मिंग में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बट आगे आने वाले कुछ साल सिर्फ फार्मिंग और एग्रीकल्चर के ही रहने वाले हैं। तो जो हम ये चाहते हैं कि इंडिया में जो लोग एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन सबसे साथ हम जुड़ना चाहते हैं। और हम ही नहीं तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई ऐसे जुड़ के काम करे ताकि एक अपन अच्छी इकोनॉमी और पूरी जो इकोसिस्टम है उसको मीन्स अलग तरीके से देख के नया भारत बना सके। और भारत की तस्वीर तभी बदलेगी जब हम खेती की तस्वीर बदलेंगे, और खेती की तस्वीर तभी बदलेगी जब हम उसमें प्रिसीजन फार्मिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। नरसिंह जी, आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा और हम आपको शुभकामना देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने मिशन और विजन को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़े उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।